हवलदार जमुना दास ने मैडम इंस्पेक्टर कंगना को बताया। मैडम, आज सुबह से एक महिला बैठी हुई है जो आपसे मिलना चाहती है। उनके साथ 13-14 साल की एक बहुत सुंदर सी मासूम सी बच्ची बैठी है। महिला थोड़ी घबराई हुई है और आपसे मिलना चाहती है। सुबह भी एक बार उन्होंने मिलने का प्रयास किया, लेकिन उस वक्त आप मीटिंग में बिजी थी। ठीक है, भेज दो उनको, शिकायत भी सुन ली जाएगी उनकी। महिला बच्चे के साथ आकर इंस्पेक्टर कंगना के सामने खड़ी हो गई। बैठ जाइए आप लोग और बताइए क्या समस्या है। हिचकिचाती हुई महिला इंस्पेक्टर कंगना के सामने बैठ गई, लेकिन काफी देर तक कुछ बोल नहीं पा रही थी। बताइए क्या शिकायत है आपकी। लेकिन महिला फिर भी शांत रही। ऐसे कैसे काम चलेगा, कुछ तो बोलिए, अपने बारे में या अपनी शिकायत के बारे में। जी, मेरा नाम पुष्पा है। हम लोग द्वारका एनजीओ के पास रहते हैं। हमारे पति का बरसों पहले निधन हो गया था। मेरे देवर राजपाल मुझे आज से 10 साल पहले ग्राम फुलेरा से यहाँ शहर ले आए। कहने लगे शहर में अच्छे स्कूल हैं, वहाँ वंदना बिटिया की सही पढ़ाई हो पाएगी और मैं आप लोगों की देखभाल भी ठीक से कर पाऊँगा। 8-10 दिन पहले मेरे देवर कच्चा माल खरीदने देहरादून चले गए और कह गए थे 1 या 2 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं लौट कर वापस आए। उन्हीं की चिंता हमें सता रही है। पहले भी क्या वह माल खरीदने देहरादून जाते थे? क्या काम करते थे आपके देवर? जी मैडम, जाते थे, लेकिन 1 या 2 दिन में वापस आ जाते थे। लेकिन इस बार क्या खरीदने गए थे वो देहरादून? आपके देवर किस चीज में कारोबार करते हैं? जी, मेरे पति ने बच्चों के खिलौने का छोटा सा कारोबार शुरू किया था गांव में खिलौनों की खपत नहीं होती थी, इसलिए वो पंतनगर आ गए और यहीं पर काम शुरू कर दिया। अच्छी आमदनी होने लगी थी। वह कहने लगे शहर में छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ, वहीं तुम लोगों को बुला लूँगा और वंदना को अच्छी तालीम दूँगा, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊँगा। शहर में काम काफ़ी अच्छा चल निकला, इसलिए उन्होंने गांव से अपने बेरोजगार भाई राजपाल को शहर बुला लिया। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दोनों भाई पास की झील में नहाने गए, लेकिन फिर लौट ही नहीं पाए। झील में डूब के उनकी मौत हो गई और अब मेरे देवर भी चले गए। सुनकर अफसोस हुआ। क्या आपके देवर की कोई फोटो लाए हो आप? पुष्पा ने एक फोटो देते हुए कहा। जी मेम साहब, ये उनकी फोटो है। अब आपकी फैक्ट्री का काम कौन देख रहा है? मेरा मतलब आप कामकाज तो ठीक चल रहा है ना? जी मैडम, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, गांव की साधारण सी महिला हूँ। मुझे तो मालूम भी नहीं है कि उनकी फैक्ट्री कहाँ है। मैं तो कुछ दिनों से द्वारका एनजीओ में पियून का काम करती हूँ, उसी से गुजारा हो जाता है। खिलौनों की फैक्ट्री होने के बावजूद भी आपको पियून का काम करना पड़ रहा है? मैं समझी नहीं। क्या आपके देवर आप लोगों को ठीक से ख्याल नहीं रखते? जी, शुरू के 4-5 साल तो उन्होंने बहुत ही ख्याल रखा, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। लेकिन अब 1-2 साल से कह रहे हैं कि फैक्ट्री का काम ठीक से नहीं चल रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है। फैक्ट्री का कोई कर्मचारी आकर आप लोगों का हाल पूछता नहीं है? नहीं, राजपाल किसी कर्मचारी को घर ही नहीं आने देते। कहते हैं अभी घर बहुत छोटा है, हम जब बड़ा घर ले लेंगे तब लोगों को बुलाया करेंगे। राजपाल की पत्नी और बच्चे कहाँ रहते हैं? जी, 4-5 साल पहले बच्चा जन्ने के समय जच्चा बच्चा की मौत हो गई। जब से उन्होंने शादी ही नहीं की। कहते थे अच्छी लड़की मिल जाएगी तो शादी भी कर लूँगा। अच्छा, वंदना कहाँ पढ़ती है?
जी, वंदना 10वीं का एग्जाम दे रही है। इस बार कंगना ने वंदना से पूछा। जी, मैं लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। इस साल मैं आईसीएसई बोर्ड से 10th का एग्जाम दूंगी। ठीक है पुष्पा जी, मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली हैं और जल्दी सारे थानों में डिटेल्स भेज दूंगी और शीघ्र से शीघ्र आपके देवर को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। आप मुझे एग्जैक्ट डेट बताइए ताकि पंतनगर और देहरादून बस स्टैंड में सीसीटीवी कैमरे से मैं राजपाल की तलाश करवा सकूं। जी, मैं नहीं बता सकती। पुष्पा ने थोड़ा हिचकते हुए जवाब दिया। वंदना बेटा, आप बताओ, आप मम्मी की हेल्प कर सकते हैं इस बारे में? मैम, वो 8 तारीख शाम 8 बजे से नहीं आए हैं। क्या मतलब? और आज 28 है, यानी आप 20 दिन बाद रिपोर्ट करने आए हैं। खैर आप लोग जाइए, मैं किसी टॉय शॉप से राजपाल की फैक्ट्री का पता लगाती हूँ। यहाँ से आपका घर 10 किलोमीटर के लगभग है। आप लोग वापस कैसे जाएंगे? यहाँ तो शायद कोई सवारी भी नहीं मिलती है। वंदना ने तपाक से जवाब दिया। जी, हम लोग कार से आए हैं। आप लोगों के पास कार है? मैडम, बात ऐसी है कि वंदना के पापा ने एक कार खरीदी थी। वो वंदना बिटिया के लिए बड़े बड़े सपने देखा करते थे। बड़ी होकर हमारी बिटिया फर्राटे से कार चलाया करेगी। मैं इसी की परवरिश राजकुमारियों की तरह करूँगा। पर मैडम, सब सपने टूट गए हमारे। उनकी निशानी यह 15-16 साल पुरानी गाड़ी है। वंदना ने कार चलाना भी सीख लिया है, पर अभी हम शहर लेकर नहीं जाते इसे। लेकिन वंदना की उम्र तो बहुत कम है। क्या उम्र है वंदना तुम्हारी? जी मैडम, मैं अगले महीने 14 वर्ष की हो जाऊंगी। वंदना, मुझे तुम्हें यह हिदायत देनी है कि जब तक तुम बालिग ना हो जाओ और तुम्हारा कार लाइसेंस ना बन जाए तब तक तुम कार ना चलाओ। क्यों पुष्पा जी, आपको कार चलानी नहीं आती? जी नहीं मैम, मम्मी को तो साइकिल भी चलानी नहीं आती। इनका तो एकमात्र शौक खाना बनाना और टीवी पर पिक्चरें देखना है बस। उनके जाने के बाद कंगना ने अपनी सहायक ऑफिसर सपना से कहा। सपना, मुझे इनकी कहानी में बहुत झोल नजर आ रहा है। ऐसा करो, पंतनगर बस स्टैंड और देहरादून बस स्टैंड के सीसीटीवी की 8 तारीख की फुटेज जाकर देखो और ये राजपाल की फोटो पंतनगर और देहरादून के थानों में भिजवा दो। और तुम तो जानती ही हो कि द्वारका एनजीओ की संचालिका मेजर पूनम सिंह हमारी अच्छी मित्र हैं। वहां पूछवाओ कि मैडम पूनम सिंह कब आ रही हैं। रास्ते में पुष्पा ने वंदना को काफी समझाया। मैंने तुमसे मना किया था ना कि पुलिस के सामने तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, लेकिन तुम मानी ही नहीं। तुम नहीं समझती पुलिस वालों की क्या फितरत होती है। वो किसी चीज़ का मतलब क्या निकाल लेंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं तुम्हें साथ में ले जाना ही नहीं चाहती थी। आगे के लिए मैं तुम्हें फिर समझा रही हूँ, जब तक तुमसे पुलिस वाले कुछ ना पूछें तुम्हें जवाब नहीं देना है। एक हफ्ते बाद सब इंस्पेक्टर सपना ने थाने आकर कंगना को रिपोर्ट दी। मैडम, मैंने बहुत अच्छी तरह बस अड्डा पंतनगर और देहरादून के बस अड्डे की वीडियो क्लिपिंग देखी हैं, लेकिन कहीं भी राजपाल हमें उन वीडियो में नहीं दिखाई दिया। आप सही कह रही हैं, कुछ तो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। मैंने राजपाल की टॉय फैक्ट्री भी खोज निकाली है। मैडम, फैक्ट्री तो बहुत बड़ी है। वहाँ मैं मैनेजर त्रिपाठी से मिली। उन्होंने बताया कि राजपाल सर 8 तारीख से फैक्ट्री नहीं आ रहे हैं और उनके देहरादून के प्रोग्राम के विषय में उन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। मैडम, क्यों ना हम पुष्पा को पकड़कर उस पर थोड़ी सख्ती करें, तो शायद इस केस को हल कर सकते हैं। ठीक है, तुम पुष्पा को पूछताछ के लिए थाने ले आओ। सपना पुलिस जीप लेकर 4 सिपाहियों के साथ पुष्पा के घर पहुंच गई। पुष्पा उस समय गांव फुलियारा से आई हुई कुछ महिलाओं के साथ बात कर रही थी। सपना ने केस को थोड़ा गलत तरीके से हैंडल किया।
उसने जाते ही पुलिसिया रौब में पुष्पा को हड़काते हुए कहा, तुमने थाने में आकर झूठी रिपोर्ट लगाई और पुलिस को बेकार में परेशान किया। चलो थाने, पुलिस इंस्पेक्टर तुमसे बात करना चाहती है। पुष्पा के साथ बैठी दबंग सी एक महिला पार्वती ने, जो ग्राम फुलेरे की सरपंच भी थी, ऊंचे स्वर में कहा, पुष्पा थाने नहीं जाएगी। राजपाल को अब तक तुम लोग तलाश नहीं कर पाए हो। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए पुष्पा को ले जाना चाहती हो, ताकि उस पर पुलिसिया जुल्म करके उसकी उल्टा सीधा बयान लेना चाहते हो। मैं खूब समझती हूँ तुम पुलिस वालों को। नोक झोंक बढ़ने लगी और देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। एनजीओ के लोग भी वहां आ गए और पुलिस को उल्टा सीधा कहने लगे। लोग पुलिस जीप पर पथराव भी करने लगे। लोगों का उग्र रूप देखकर सपना ने वहां से वापस जाने में ही खैरियत समझी। थाने जाकर सपना ने पूरा हाल इंस्पेक्टर कंगना को बताया। सपना, मुझे शुरू से ही लग रहा था कि राजपाल की गुमशुदगी में कुछ राज छुपा है। ठीक है, इस विषय में मैं मेजर पूनम सिंह से बात करती हूँ। सुबह ही उनसे बात हुई थी। वो कह रही थी कि पुष्पा एक सीधी सादी ही महिला है, हमेशा शांत रहती है। कंगना ने पूनम सिंह से बात की और इस केस को हल करने में उनसे मदद मांगी। पूनम सिंह ने इंस्पेक्टर कंगना को बताया, देखो कंगना, तुम्हारे डीसीपी दिवाकर की किसी बात को मैं टालती नहीं हूँ, लेकिन मेरा काम करने का ढंग थोड़ा अलग है। मैं जानती हूँ मैडम, आप जिस तरह से चाहें इस केस को हैंडल करें। तो ठीक है कंगना, आप पुलिस को लेकर अब से 2 घंटे बाद एनजीओ आ जाइए। मैं राजपाल की गुमशुदगी, अपहरण या हत्या को फैक्ट्री से प्रारंभ करना चाहती हूँ। मेरे साथ पुष्पा और वंदना दोनों होंगी। दोनों ही मेरी बहुत इज्जत करती हैं और वो मेरे साथ चलने के लिए ना नहीं कहेंगी। कुछ ही देर बाद कंगना, पूनम सिंह, पुष्पा और वंदना फैक्ट्री पहुंच गई। वहां पहुंचकर पूनम सिंह ने पुष्पा को समझाते हुए कहा, यह इतनी विशाल फैक्ट्री आपकी है और आप हमारे एनजीओ में एक छोटी सी नौकरी कर रही हैं। आप तो लोगों को नौकरी दिला सकती हैं, और कहाँ आप एनजीओ में केवल 1500 रुपये की मामूली नौकरी कर रही हैं। मेरा और कंगना का उद्देश्य आपको आपका खोया हुआ हक दिलाने का है। हम आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। फैक्ट्री आकर वो लोग मैनेजर त्रिपाठी के ऑफिस में गए। मैनेजर त्रिपाठी 50-55 साल के धार्मिक व्यक्ति प्रतीत हो रहे थे। इंस्पेक्टर कंगना ने मैनेजर त्रिपाठी से कहा, आप हम लोगों के आने का आशय समझ ही गए होंगे। शायद आप इस बच्ची वंदना और इसकी माँ पुष्पा से नहीं मिले होंगे अभी तक। ये लोग इस फैक्ट्री के मालिक प्रवीण बत्रा की वाइफ और बेटी हैं। मुझे आशा है कि आप मेजर पूनम सिंह के सवालों का सही जवाब देंगे। ये तस्वीर जो आपके कमरे में लगी हुई है, ये किसकी है? प्रवीण बत्रा या राजपाल की? जी, ये तस्वीर प्रवीण बत्रा जी की है, जिनकी झील में डूबकर मृत्यु हो गई थी। क्या आप इसके चश्मदीद गवाह हैं? नहीं मैडम, शायद इस फैक्ट्री का तो कोई भी व्यक्ति झील पर मौजूद नहीं था। हमें तो राजपाल सर ने बताया था। अच्छा, फिलहाल जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं, वो राजपाल, वो कब से गायब हैं? जी मैडम, सपना मैडम को बता चुका हूँ। वो 8 तारीख के बाद फैक्ट्री नहीं आए। कोई सबूत है क्या आपके पास? त्रिपाठी ने एक चपरासी से कहा, जाकर गेट से गाड़ियों का रजिस्टर ले आओ। रजिस्टर दिखाकर त्रिपाठी ने कहा, देखिए मैडम, इस रजिस्टर में सभी गाड़ियों की एंट्री होती है। राजपाल जी की गाड़ी की एंट्री 8 तारीख के बाद इस रजिस्टर में नहीं है। राजपाल जी की फैक्ट्री के किसी कर्मचारी या अधिकारी से किसी तरह की कोई दुश्मनी तो नहीं थी? मेरे हिसाब से तो नहीं थी। कैसे आदमी थे राजपाल जी? मजदूरों से काम लेने के मामले में काफी सख्त थे। कभी कभी लापरवाही पर वो कर्मचारियों पर हाथ भी उठा दिया करते थे। कोई और विशेष टिप्पणी उनके बारे में? वो तो ऑफिस जाकर अपनी दुनिया में खोए रहते थे। दिन भर गुटखा खाकर मोबाइल देखते रहते थे। 2-3 घंटे बाद फैक्ट्री का राउंड लेते थे। लेबर को डांटते फटकारते थे और फैक्ट्री के पीछे एक क्रच है, वहां जाकर बच्चों से हंसी मजाक करते थे। देखिए त्रिपाठी जी, हमसे कोई बात मत छुपाइए। कोई छोटी सी छोटी बात अगर आपको याद आती है तो बता दीजिए।
बाद में अगर पता चला कि आप कुछ छुपा रहे हैं तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें लगता है राजपाल जी की गुमशुदगी नहीं हुई, उनका मर्डर हुआ है और कोई तो उनका दुश्मन है। बहुत देर सोचने के बाद त्रिपाठी जी ने कहा, मैडम, वो कृत्य से 10-12 साल के बच्चों को अपने ऑफिस में ले आते थे और घंटों ऑफिस बंद कर रखते थे। एक बार विमला की बिटिया को वो ऑफिस में ले आए थे। विमला ने ऑफिस में झांक कर देखा तो पाया कि राजपाल जी उसकी बिटिया के साथ कुछ नाजायज करने का प्रयास कर रहे हैं। उसने शोर मचा दिया। ऑफिस को मजदूरों ने घेर लिया। बिटिया जब बाहर आई तो अस्त व्यस्त कपड़ों में थी। राजपाल जी को बाहर निकालकर मजदूरों ने चप्पल लाद घूसों से उनकी खूब धुनाई की। तो इसकी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखवाई? नहीं, कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी। राजपाल जी ने विमला और उसके आदमी को पैसा देकर बात रफा दफा करा दी थी। विमला का आदमी इसी फैक्ट्री में काम करता है या कहीं और? हमारी फैक्ट्री में तो काम नहीं करता। विमला आज काम पर नहीं आई है। उसके आने पर ही पता चल सकता है कि उसका पति कहाँ काम करता है। ठीक है, कल उसको बता देना कि उसका पति थाने आकर हमसे मिल ले। और राजपाल के ना आने से फैक्ट्री के काम में कोई असर तो नहीं पड़ा है? उनके ना आने से कुछ मशीनें बंद हो गई हैं और सैलरी के संबंध में 1-2 बार मजदूर संगठनों के लोग लेबर ऑफिस जाकर अधिकारियों से मिले हैं। हर माह की 7 तारीख को वेतन बांटा जाता है और आज 10 तारीख है। पूनम सिंह ने कंगना से कुछ बात की, फिर त्रिपाठी जी से कहा, देखिए त्रिपाठी जी, श्रमिकों का वेज रजिस्टर और सभी श्रमिकों को यहाँ बुला दीजिए। पैसे का इंतजाम तो है ना? त्रिपाठी जी ने सिर हिला दिया। बेहद प्रसन्नता के साथ सारे श्रमिक ऑफिस के बाहर खड़े हो गए। मेजर पूनम सिंह ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा, देखिए, कुछ समय से राजपाल जो इस फैक्ट्री का काम देख रहे हैं उनका पता नहीं चल पा रहा है। पुष्पा जी और बिटिया वंदना आपके मालिक प्रवीण बत्रा जी की पत्नी और बेटी हैं और व्यवस्था होने तक वंदना बिटिया ही इस फैक्ट्री का काम काज देखेंगी। बोलिए, आप लोगों को मंजूर है? सारे मजदूरों ने खुश होकर तालियां बजाई। वंदना भी अपने अंदर एक नए जोश का संचार महसूस कर रही थी। चलिए त्रिपाठी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। बेटा, ये 20,000 की गड्डी त्रिपाठी जी को दे दो। पैसे लेकर त्रिपाठी जी ने हस्ताक्षर किए और 5,000 वापस करने लगे। आप 5,000 रुपये वापस क्यों कर रहे हैं? क्या कोई लोन ले रखा है आपने? नहीं मैडम, हम लोगों के साइन तो राजपाल सर ज्यादा पैसों पर कराते थे, लेकिन देते कम थे। पूनम सिंह ने मुस्कुराते हुए वंदना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों बेटा, ये सही है या गलत? आंटी, कम पैसा देना तो गलत है। शाबाश बेटा, बढ़िया मालकिन बनोगी तुम। तो कह दो सबसे कि आज के बाद किसी को कम पैसा नहीं दिया जाएगा। वंदना के डिक्लेयर करने पर सभी श्रमिकों ने पुनः तालियां बजाई। पूनम सिंह ने सभी मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा, अब तो आप लोग खुश हैं ना? जाइए, अपने काम पर लग जाइए। पहले से अधिक मेहनत कीजिए। इस आने वाली दिवाली पर आप सभी को अधिक बोनस और सैलरी इंक्रीमेंट दिया जाएगा। मैं और इंस्पेक्टर कंगना स्वयं इस सब को मॉनिटर करेंगे। श्रमिकों को जाने के बाद पूनम सिंह ने पूछा, अब पुष्पा जी आप बताइए, आपको कितना पैसा चाहिए? जी, मुझे तो ये सब सपने जैसा लग रहा है। वंदना के पापा गांव आकर हमें 5,000 रुपये दिया करते थे, उससे हमारा काम अच्छे से निकल जाता था। ओ कम ऑन पुष्पा जी, त्रिपाठी जी, पुष्पा जी को प्रॉफिट में से 50,000 रुपये दिए जाएं और बाकी पैसा हिसाब में लाकर तिजोरी में रख दीजिए। वंदना को थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए, तब तक कंपनी का काम आप ही देखिए। आप दोनों कल 10 बजे मिलने मेरे ऑफिस आ जाइए। ठीक है मैडम, आप दोनों ने जो हमारे लिए किया है वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हम दोनों कल 10 बजे आपके ऑफिस आ जाएंगे। अगले दिन 10 बजे पुष्पा और वंदना ऑफिस में पहुंची। पूनम सिंह ने आदर सत्कार करते हुए उन दोनों को ऑफिस में बैठाया और समझाते हुए कहा, तुम लोग नहीं जानती कि पुलिस की कार्रवाई कितनी कठोर होती है। मैं ये नहीं चाहती कि पुलिस तुमसे पूछताछ करे।
राजपाल के विषय में जो तुम लोगों ने जानकारी दी थी वो सही नहीं थी। सच सच बताओ 8 तारीख को क्या हुआ था? तुम कंगना के विषय में नहीं जानती कितनी तेज तर्रार पुलिस अधिकारी है वो। वंदना कुछ बोलने ही वाली थी कि उसका हाथ पुष्पा ने दबा दिया और कहा, मैडम, हमने सच ही बताया है। 8 तारीख को राजपाल मेरे देवर ने मुझसे कहा कि मुझे देहरादून आवश्यक कार्य से जाना है, 2-3 दिन लग जाएंगे, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन तुम लोगों ने पुलिस को 28 तारीख को क्यों रिपोर्ट लिखाई? इतने दिन तुम लोग चुपचाप क्यों बैठे रहे? मैडम, हम हर दिन उनका इंतज़ार करते रहे। हर दिन लगता कि वो आज आ जाएंगे। आखिर में थक हार के हमें पुलिस में रिपोर्ट करानी पड़ी। पूनम सिंह ने वंदना से पूछा, क्या तुम्हारी मम्मी सच कह रही है वंदना? वंदना ने हाँ में सर हिला दिया। अच्छा ये बताओ पुष्पा, वो कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हें इस एनजीओ में 1500 रुपए की सैलरी पर काम करने पर विवश होना पड़ा? देखो हर बात सच सच बताना, वरना पुलिस की पूछताछ का तरीका तो तुम जानती ही हो। सच बात यह है कि कुछ अरसे से राजपाल कह रहे थे कि फैक्ट्री ठीक नहीं चल रही है, लगातार घाटा हो रहा है, फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। मैं वंदना की पढ़ाई को लेकर घबरा गई थी। अगर राजपाल की इनकम खत्म हो गई तो वंदना की पढ़ाई का क्या होगा और घर कैसे चलेगा? लेकिन फैक्ट्री तो आपने देखी है सही चल रही है और प्रॉफिट में भी है, फिर उन्होंने आपसे ऐसा क्यों कहा? क्या घर पर किसी चीज को लेकर कुछ तनाव था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। हम लोगों के संबंध देवर जी से अच्छे थे। तुम गलत कह रही हो पुष्पा। संबंध अच्छे होते तो तुम एनजीओ में नौकरी करने नहीं आती। तुम देवा को जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती देवा कौन है। देवा एक क्रिमिनल है और मौजूदा सामाजिक पतन और राजपाल जैसे लोगों के कारण एमएलए बन गया है। तो वो राजपाल का बहुत घनिष्ठ मित्र था। राजपाल के केस में इंटरेस्ट ले रहा है इस समय वो, और लगातार पुलिस विभाग पर दबाव भी बना रहा है। वो तुम लोगों को परेशान करने यहाँ भी आ सकता है। पुष्पा थोड़ा घबरा गई। जो भी सच है वो हमने आपको बता दिया है। देवा जैसे लोगों से हमें डर नहीं लगता मैडम। पूनम सिंह समझ गई कि पुष्पा उनसे कुछ छुपा रही है। ठीक है, आप बाहर जाकर बैठिए, मैं वंदना से फैक्ट्री के विषय में कुछ बात कर लूं। पुष्पा वंदना को पूनम सिंह के ऑफिस में अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। मैडम, कल इसका एग्ज़ाम है जिसकी इसे तैयारी करनी है, फिर 1-2 दिन के बाद मुलाकात कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग जाइए। शुक्रवार के दिन अचानक ही पुष्पा के घर पूनम सिंह और कंगना आ गए। पुष्पा के चेहरे से लग रहा था कि वो इन लोगों के आने से असहज हो गई है, लेकिन जब वंदना को देखकर उन लोगों ने विश किया, हैप्पी बर्थडे टू वंदना, तो पुष्पा नॉर्मल होने लगी और बोली, अरे, आप लोगों को कैसे पता चल गया कि आज इसका जन्मदिन है? भाई अब हमारी वंदना मामूली वंदना थोड़ी ही है, इतनी बड़ी फैक्ट्री की मालकिन है। क्यों, है ना वंदना? थैंक यू मैडम, हमने भी बर्थडे मनाने की पूरी तैयारी कर रखी है। मेरी फ्रेंड्स भी आने वाली हैं, आप लोग बैठिए ना। पूनम सिंह के हाथ में एक छड़ी थी जिसे वो जगह जगह मार रही थी, जैसे कुछ तलाशने की कोशिश कर रही हो। जब पुष्पा किचन की ओर गई, पूनम सिंह ने डबल बेड का पल्ला खोल दिया, अंदर रखा हुआ सामान देखने लगी। तभी घबराई हुई सी पुष्पा कमरे में आई। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? अरे कुछ नहीं, आपका बेड ठीक से बंद नहीं था, उसी को बंद कर रही थी। अरे मैडम, मैं कर लूँगी, ठीक है, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? तभी केक वाला केक लेकर आ गया। मकान छोटा सा था, केक काटा गया, बच्चों ने खाया और जमकर धमाल मचाया। इस बीच पूनम सिंह अपनी खोजी नज़रों से स्टिक को जगह जगह मारती रही। मकान में 2 कमरे थे, फिर एक बरामदा और छोटा सा चौक था। सबके जाने के बाद पूनम सिंह ने पुष्पा से कहा, पुष्पा, मैं चौक में इस जगह को खुदवाना चाहती हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? खुदाई के बाद हम सबको ठीक करवा देंगे। लेकिन क्यों मैडम, आपको कुछ संदेह है क्या? यही मान लो। ठीक है, खुदवा लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है मैडम। पूनम सिंह ने कंगना से कहा, प्लीज
चौक में इस जगह को खुदवाने का इंतजाम कर दो। कंगना ने आनन फानन में 4 लोगों को बुलाकर बताई हुई जगह को खुदवाना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही देर बाद वहां खुदाई में एक मानव स्केलेटन दिखाई देने लगा। पुष्पा समेत सभी लोग अचंभित रह गए। कंगना ने थोड़ा सख्त रुख अपनाते हुए कहा, किसका स्केलेटन है ये? मुझे नहीं मालूम मैडम। तभी उसे सपना ने 2 थप्पड़ मारे और गाली देते हुए बोली, साली, लोगों को मार मार कर घर में दबा रही है और कहती है मुझे कुछ नहीं मालूम। मेजर पूनम सिंह ने सपना को डांटते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? अगर इनको मालूम होता यहाँ पर कंकाल है तो क्या ये रजिस्ट नहीं करती? और 1 महीने में तो क्या 2 साल में भी दबे हुए इंसान का ऐसा नरकंकाल नहीं बन सकता। इसको यहाँ से निकाल कर लैब में भिजवा दो। एक्सपर्ट लोगों की राय के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। अभी तक आपने देखा गांव की सीधी सादी महिला पुष्पा और उसकी बेटी वंदना के सर से उनके सरपरस्त प्रवीण बत्रा का झील में डूबने से निधन हो गया और अब प्रवीण बत्रा के भाई राजपाल बत्रा का भी पता नहीं चल पा रहा था। क्या हुआ था राजपाल बत्रा के साथ? उनका अपहरण, गुमशुदगी अथवा मर्डर? लेकिन डीसीपी दिवाकर और कंगना से उनकी मित्रता के कारण वो इस केस में कंगना की मदद करने को तैयार हो गई। पुष्पा के घर के चौक में मिले उस नरकंकाल का क्या रहस्य है? किसका है ये नरकंकाल? आगे की कहानी में परत दर परत इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा। क्रिमिनल देवा एमएलए राजपाल का परम मित्र क्या परेशानियां खड़ी करेगा? अतः सुनना न भूलें इस कहानी की अंतिम कड़ी। ये कहानी एक सत्य इंसिडेंट पर आधारित है।